आज हम डिस्कस करते हैं अपने नए टॉपिक्स थ्योरी ऑफ सप्लाई से रिलेट करेंगे। इसका कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, मीनिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लॉ ऑफ सप्लाई से स्टार्ट करेंगे। हम एक कॉमन सा रिवीजन पोर्शन लेंगे जो हमारा रिलेट करता है आपके लास्ट टॉपिक से, जिसमें हमने सप्लाई फंक्शन के बारे में एक ओवरव्यू देखा था। पहले हम उसकी डिटेल स्टडी करेंगे कि सप्लाई फंक्शन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं जो आपकी सप्लाई को या सप्लाई कर्व को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे लॉ ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट क्या है, क्या अजम्पशंस होती है, किस तरह की कंडीशंस हैं और कैसे हम एक शेड्यूल को कन्वर्ट करते हैं कर्व में, और कैसा रिलेशनशिप सप्लाई जो है वो शेयर करता है प्राइस के साथ। उसके बाद हम देखते हैं अपने मूवमेंट्स कि सप्लाई कर्व किस तरीके से मूव करता है। दो पॉइंट्स होते हैं, एक जिसमें आप मूवमेंट्स डिस्कस करते हैं, आपकी सप्लाई कितनी बढ़ गई और कितनी कम हो गई प्राइसेस के बेस पे। एक हम देखते हैं जब प्राइस आपका फिक्स है फिर भी आपकी सप्लाई चेंज हो रही है, इट मींस दूसरे डिटर्मिनेंट्स उसको इफेक्ट कर रहे हैं, वो केस होता है हमारा शिफ्ट। तो हम दोनों टॉपिक से डिस्कस करेंगे कि प्राइस चेंज होने पे सप्लाई पे क्या इफेक्ट है, तो कैसे वो मूव करती है, और अगर प्राइस कांस्टेंट है और बाकी सभी डिटर्मिनेंट्स आपके चेंज होते हैं, कोई भी एक उनमें से चेंज होता है, तो शिफ्ट किस तरीके का होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा या राइटवर्ड शिफ्ट होगा। सो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं सप्लाई फंक्शन की डिटेल्स के साथ। सबसे पहला पॉइंट हमारे यहाँ पे गिवन है एस एक्स का मीनिंग क्या होगा, सप्लाई। हम किसी भी एक्स कमोडिटी की सप्लाई के बारे में यहाँ डिस्कस करें। एफ मींस फंक्शन। सबसे पहली चीज जो इफेक्ट करती है वो होगा आपका प्राइस ऑफ ओन गुड। जिस भी कमोडिटी की आपको सप्लाई करनी है, सबसे पहला इफेक्ट उसकी सप्लाई का उसी के ऊपर जाता है। इट मींस अगर फॉर एग्जांपल जिस भी गुड को हम सप्लाई करने वाले हैं उस गुड के प्राइसेस 10 से 20 रुपीज अगर होते हैं, तो उसका जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी 10 से 20 या फिर हम कह सकते हैं 25 हो जाए। इट मींस वो भी इंक्रीज हो जाता है। जितनी यूनिट्स की आप जितना लिमिट का प्राइस आपका बढ़ता जाता है, चीजें जितनी महंगी होती जाती हैं, प्रोड्यूसर उतना ही ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से सप्लाई को भी इंक्रीज करता जाता है। तो इट मींस सबसे पहला इफेक्ट किस चीज का आ गया आपकी सप्लाई पे, उसके खुद के प्राइसेस का। सेकंड इफेक्ट किस चीज का होगा, आपकी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का होगा। इट मींस फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कॉफी या टी जो कि सब्स्टिट्यूट्स हैं, जब भी हम बात करते हैं रिलेटेड गुड्स की, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसमें आपकी कॉम्प्लीमेंट्री और आपकी सब्स्टिट्यूट दोनों गुड्स आ जाते हैं। अब हम बात करें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में आपके पास दो तरह की गुड्स होती है। एक होती है हमारी वो गुड्स जो इंटरचेंज हो जाती है, जैसे टी और कॉफी, दोनों बेवरेज हैं, ड्रिंक्स हैं, इनको हम एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं, तो इट मींस एक का इफेक्ट दूसरे पे जा सकता है। जैसे ही कोई चीज इंटरचेंजेबल होती है तो उसमें डायरेक्टली एक चीज के प्राइस का इफेक्ट दूसरे की डिमांड या सप्लाई को भी इफेक्ट करता है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर टी के प्राइसेस आपके बढ़ जाते हैं, तो टी के प्राइस बढ़ने से कॉफी की सप्लाई पे क्या इफेक्ट होगा। अब अगर हम इसको रिलेट करते हैं, चाय अगर महंगी हो जाती है, टी के प्राइस जब बढ़ते हैं तो महंगी हो जाएगी, तो जैसे ही उसके प्राइस बढ़ जाएंगे तो उसकी डिमांड कम होगी, क्योंकि लोगों की डिमांड कहाँ चली गई, कॉफी पे। सो ऑटोमेटिकली जब कॉफी की डिमांड क्रिएट होगी तो कॉफी की सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इस केस में कॉफी के प्राइसेस पे कोई इफेक्ट नहीं आया। किस चीज के प्राइस आपके चेंज हुए, टी के प्राइसेस, और इफेक्ट किसकी सप्लाई पे चला गया, कॉफी की सप्लाई पे। सेम वे में अगर टी के प्राइसेस कम होते हैं तो कॉफी की सप्लाई कम हो जाएगी, बिकॉज जैसे ही टी के प्राइसेस कम होंगे तो टी की जो डिमांड है वो बढ़नी शुरू होगी, इट मींस कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी और उस केस में सप्लाई भी डिक्रीज होगी। डिमांड को हम यहाँ शो नहीं करेंगे, पर आपको अपने माइंड में रखना है कि इसका इफेक्ट डिमांड पे कहाँ जा रहा है, कॉफी पे या प्राइस पे, सॉरी टी पे या कॉफी पे। सो उसी के बेसिस पे भी डिसाइड कर पाएंगे किस चीज की सप्लाई बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस चीज की डिमांड क्रिएट होगी वहीं पे सप्लाई भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। सो इस तरीके से रिलेटेड गुड्स भी इफेक्ट करते हैं सप्लाई को। अब ये तो हो गया आपका सब्स्टिट्यूट वाला लेवल, जहाँ पे गुड्स इंटरचेंज हो पा रही है। एक हमारा लेवल आता है जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में पढ़ते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट में डिफरेंस क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपकी वो गुड्स हैं जिस केस में आप दो चीजों को एक साथ ही यूज कर सकते हैं। इट मींस सेपरेटली उनको यूज नहीं किया जा सकता, वो कलेक्टिवली ही कंबाइंड ही यूज हो सकती है। जैसे कार एंड पेट्रोल, कोई भी एक चीज आपके पास और दूसरी मिसिंग है तो दूसरे का भी कोई यूज नहीं होगा।
सो इट मीन्स कार और पेट्रोल दोनों का यूज जब आप एक साथ कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली एक चीज का प्राइस दूसरे को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कार के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो कार के प्राइस बढ़ने से पेट्रोल की डिमांड पे क्या इफेक्ट जाएगा? कार के प्राइस बढ़े, पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। अब जैसे पेट्रोल की डिमांड कम हो गई है सो ऑटोमेटिकली उसकी सप्लाई भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो इट मींस एक चीज का इफेक्ट किस पे जा रहा है? दूसरे पे जा रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री हो या सब्स्टिट्यूट हो, दोनों गुड्स इकट्ठी होकर किसके अंदर आ जाती है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बिकॉज यहाँ पे चेंज तो किसी और चीज की प्राइस में आ रहा है और इफेक्ट जा रहा है किसी दूसरी गुड पे। सो ये होगा आपका इफेक्ट ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जिसमें हमने क्या डिनोट किया? नंबर ऑफ फॉर्म्स को डिनोट किया। इट मींस अगर हमारे पास नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज हो जाती है, फर्म्स या कंपनी या जो भी आपकी इंडस्ट्री चीजों को प्रोड्यूस कर रही है, हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ फर्म्स जो है अगर वो इंक्रीज होती है सो ऑटोमेटिकली किस पे इफेक्ट आ गया? आपकी सप्लाई बढ़ गई। नंबर ऑफ फर्म्स ए और बी दो हैं, डिफरेंट फर्म्स हैं। अब यही नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज होकर सी डी 4 फर्म्स में कन्वर्ट हो गए। सो अगर एक फर्म आपकी 50 यूनिट्स की सप्लाई कर रही है तो ये ऐड होता जाएगा। इट मींस टोटल सप्लाई आपकी कितनी हो गई? 200। सो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फर्म्स अगर इंक्रीज होती हैं तो सप्लाई भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और वहीं पे अगर हम कहेंगे नंबर ऑफ फर्म्स कम हो गई तो सप्लाई भी आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये कन्वर्ट हो जाएगी 100। इट मींस सप्लाई पे इससे इफेक्ट हो रही है नंबर ऑफ फर्म्स के कम या ज्यादा हो जाने के साथ। तो ये भी इसका डिटरमिनेंट है जो सप्लाई पे इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नंबर ऑफ फर्म्स के बाद जिसमें हम गोल ऑफ द फर्म की बात करते हैं। फर्म के दो तरह के गोल्स होते हैं। एक तो जहां पे हम बात करें सेल मैक्सिमाइजेशन। फॉर एग्जांपल हमारी कोई एक इंडस्ट्री सेटअप हुई है और हमारा मोटिव ये है कि हमको सेल्स को मैक्सिमाइज करना है किसी भी लेवल पे जाके, तो उस केस में प्राइसेस कम या ज्यादा होने पे भी हम सेल्स को मैक्सिमाइज करते रहेंगे। बिकॉज हमारा मोटिव ही क्या है कि हमें सेल्स को मैक्सिमाइज करना है। सो सेल्स मैक्सिमाइजेशन जब आपका मोटिव होगा तो प्राइसेस कम होने पे भी सप्लाई को आप बढ़ा देंगे क्योंकि आप मिनिमम से प्रॉफिट पे भी सेल करने के लिए रेडी हो, आपके मोटिव को कंप्लीट कर देंगे। बट इसी केस में अगर आपका मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के केस में अगर प्राइसेस कम है तो आप सप्लाई को कम कर दोगे और प्राइसेस ज्यादा है तो आप सप्लाई को बढ़ा दोगे। सो इट मींस गोल जो है फर्म का उस पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि किस तरीके से हम उसे सप्लाई करेंगे। मेनली जो फर्म्स हैं इस केस में भी रहती हैं पर मैक्सिमम इसी को फॉलो करती है और इसीलिए प्राइसेस कम होने पर सप्लाई कम और प्राइस ज्यादा होने पर सप्लाई को इंक्रीज कर दिया जाता है। सो इट मींस इसका इफेक्ट भी डायरेक्टली आपकी सेल को या आपकी सप्लाई को अफेक्ट करता है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इट मींस जो भी फैक्टर्स आप प्रोडक्शन करने के लिए यूज करते हो। फॉर एग्जांपल आप यूज कर रहे हो लैंड, आप लेबर का यूज करते हो प्लस कैपिटल प्लस ओनरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप जो भी आप यहाँ पे मेंशन करते हो सेम थिंग। सो जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसमें रॉ मटेरियल है अदर फैक्टर्स है वो इसी के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप यूज करते हो अगर उनकी वैल्यू ज्यादा है इट मींस इनके ऊपर लगने वाली कॉस्ट ज्यादा है। तो अगर कॉस्ट ज्यादा है इट मींस आपका जो ओवरऑल प्राइस है वो भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो गया। इट मींस जो आपने इन्वेस्ट कर दिया वो बहुत ज्यादा लग रहा है। तो जिस केस में आपकी कॉस्टिंग बढ़ती जाती है
तो वो सप्लाई को डिक्रीज कर देती है। क्लियर? और सेकंड केस, अगर इन सब फैक्टर्स की जो कॉस्टिंग है वो कम है, सो इस केस में इसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्योंकि जब आप कम प्राइसेस पे चीजों को रेडी कर पा रहे हो तो ज्यादा सप्लाई करने के लिए इजीली एग्री हो रहे हो। तो मींस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस पे भी ये डिपेंड करता है कि हम मार्केट में सप्लाई कितनी करेंगे। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी मीन्स अगर आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है, अगर जो भी हम टेक्निक यूज कर रहे हैं अभी वो इंप्रूव हो जाती है, तो आपकी जो इंप्रूव्ड टेक्निक है, अगर वो इंप्रूव्ड टेक्निक आपके कॉस्ट को डिक्रीज कर देती है, इट मीन्स अब जो प्रोडक्शन आप कर रहे हो अगर वो कम रेट पे आप कर पा रहे हो, सो कॉस्ट डिक्रीज हो गया, और कॉस्ट डिक्रीज होते ही सप्लाई क्या होगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर आपकी टेक्नोलॉजी वही है, आप पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज करते जा रहे हो, सो इट मींस आपकी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। तो इस पे भी डायरेक्टली डिपेंड करता है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस इन केस अगर हमें ये लगता है कि आने वाले टाइम में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे होने वाले हैं या चीजों के रेट्स बढ़ने वाले हैं, तो प्रेजेंटली हम सप्लाई को कम कर देंगे। अगर हमें ये लगता है कि 2 मंथ्स के बाद प्राइसेस बढ़ेंगे हर चीज के, तो प्रेजेंटली हम सप्लाई को रोक देंगे, उसकी वजह से सभी चीजें जो है वेयर हाउस में या गोडाउन्स में स्टॉक करके रख ली जाएंगी, ताकि इन फ्यूचर जब प्राइसेस बढ़ जाए तो हम उन चीजों को सप्लाई करके ज्यादा प्रॉफिट्स को अर्न कर सकें। और इन केस अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस डाउन जाने वाले हैं, तो प्रेजेंट की सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो इट मींस किस पे डिपेंड करता है, आपकी फ्यूचर प्राइसेस पे डिपेंड करता है कि प्रेजेंटली जो आपकी सप्लाई है उस पे क्या इफेक्ट आने वाला है, वो बढ़ जाएगी या कम होगी। तो ये चीज किस पे डिपेंड करेगी, आपकी फ्यूचर प्राइसेस पे। अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट 2 तरह की पॉलिसीज पे ज्यादा फोकस रहती है मेनली, जिससे वो अपनी अर्निंग्स भी करती है। तो वो जो 2 एरियाज हैं वो हो गया तो टैक्सेशन, और एक जहां पे गवर्नमेंट वर्क कर रही है वो है सब्सिडी। अब जिस केस में गवर्नमेंट ने टैक्सेस को ज्यादा कर दिया, मींस बढ़ा दिया, तो जैसे ही टैक्सेस बढ़ेंगे तो उस केस में सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, और अगर आपकी सब्सिडीज बढ़ेंगी तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर टैक्सेस को इंक्रीज किया गया तो सप्लाई कम होगी, क्योंकि टैक्स ज्यादा लगने से प्रोड्यूसर को ज्यादा पेमेंट गवर्नमेंट को देनी पड़ रही है, वो सप्लाई पे कम खर्च कर पाएगा, प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, सो ऑटोमेटिकली सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और इन केस अगर सब्सिडीज ज्यादा मिलती है, इट मींस गवर्नमेंट आपको फायदा पहुंचाने के लिए सब्सिडीज प्रोवाइड करवा देती है, सो इस केस में क्या हो जाएगा, आपकी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इट मींस सिचुएशंस पे वेरी करता है, डिपेंड करता है कि किस टाइम पे सप्लाई कैसे मूव करेगी, कैसे चेंज होगी। सो ये हमारा सप्लाई फंक्शन है, ये सेपरेटली पूछा जा सकता है, आपको ये कंप्लीट फंक्शन डिफाइन करना होगा विद रीजंस। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है लॉ ऑफ सप्लाई, कि सप्लाई जो है वो कैसे इफेक्ट होती है प्राइसेस से, और लॉ ऑफ सप्लाई का मीनिंग क्या है, और किन चीजों को आप कांस्टेंट लेके चलते हो जब हम लॉ ऑफ सप्लाई को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। हमने लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस किया था, जिसमें हमने एक चीज पढ़ी कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है दोनों में, इसीलिए कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सप्लाई में रिलेशनशिप कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्लोप है वो कैसा हो जाएगा, अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा, बिकॉज इस केस में प्राइसेस के इंक्रीज होने पे सप्लाई इंक्रीज हो जाती है और प्राइसेस के डिक्रीज होने पे सप्लाई भी डिक्रीज हो जाती है। तो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, फंक्शनल रिलेशनशिप है, वो पॉजिटिव है। सो डिफाइन कैसे करेंगे हम इसे,
The law of supply states, or this law states, that other things remains constant अदर थिंग्स में जितने भी डिटर्मिनेंट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं प्राइस को छोड़कर, जब वो सभी कांस्टेंट हो जाते हैं, मींस उनमें कोई चेंज नहीं होती है, कोई चेंज नहीं होता है, और फिर भी आपकी क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो जाती है, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस with increase in own price of a commodity। खुद के प्राइस बढ़ने से जब किसी भी चीज की सप्लाई आपकी इंक्रीज होती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई। एंड वाइस वर्सा, इसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं पॉइंट लेके, एंड वाइस वर्सा, इट मींस सभी कांस्टेंट रहेंगी चीजें, सिर्फ क्या चेंज होगा, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बाकी सब चीजों में क्या आ गया, आपके अदर डिटर्मिनेंट्स आ गए, रिलेटेड गुड्स हो गई, टेक्नोलॉजी का चेंज हो गया, एक्सपेक्टेशंस हो गई फ्यूचर की, उन सभी चीजों को हमने यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया। सिर्फ आपका खुद का प्राइस बदल रहा है उस गुड का, उसके बेसिस पे सप्लाई में क्या चेंज आ रहा है उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। अब लॉ ऑफ सप्लाई में हमारे पास मीनिंग की बात आ जाएगा, हम इसका शेड्यूल कैसे बनाएंगे, उसको कर्व में कैसे हम शो करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। दो ही चीजें हमें प्लॉट करनी है सर, प्राइसेस के अगेंस्ट हम सप्लाई को दिखाएंगे। सो इट मींस प्राइस ऑफ एक्स जो हम रुपीस में शो करेंगे, और एक तरफ हम क्या दिखाएंगे, सप्लाई ऑफ एक्स जो यूनिट्स में आ जाएगी। अब किसी भी चीज के आपको प्राइसेस दिखाने हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं और साथ साथ आपकी सप्लाई भी क्या हो रही है, इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा प्राइस 10, 11 और 12 हो जाता है, सो प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो 10, 11 और 12 प्राइस होने पे आपकी सप्लाई क्या हो जाती है, 100, 200 एंड 300। इट मींस पॉजिटिव रिलेशनशिप है, दोनों आपके एक साथ ही इंक्रीज होंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, और प्रॉफिट कब होगा, जब आपके प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो आप ज्यादा सप्लाई करोगे, ज्यादा सप्लाई मींस आपको ज्यादा मार्जिन होगा उन चीजों के लिए। सो इट मींस अगर हम कर्व देखते हैं, इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन अगर हम शो करते हैं इसके बेसिस पे, तो आपका कर्व कैसा हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल हम इसे कर्व के थ्रू शो करते हैं। आपको दो चीजें दिखानी है, जनरली हम वही करते हैं, वो एक्स एक्सिस पे आप क्वांटिटी दिखाते हो, हम पहले डिमांड की बात कर रहे थे, अब हम सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो क्वांटिटीज को हम शो करेंगे अपने ओ एक्स एक्सिस पे, ओ वाई एक्सिस पे हम शो करेंगे अपना प्राइस। सो अभी जो एग्जांपल हमने लिया उसके अकॉर्डिंग तीन प्राइसेस हमें गिवन है, 10, 11 एंड 12। तो आप यहाँ पर डिफरेंस ले सकते हो, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। साथ में हमारी जो सप्लाई है 100, 200, 300 एंड 400। अब जब फर्स्ट में आपका जो प्राइस है वो 10 है, तो सप्लाई कितनी है, 100। सो फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो गया। जब आपका प्राइस 11 हो जाता है, इंक्रीज हो गया है, तो आपकी सप्लाई भी इंक्रीज होकर हो जाती है 200। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा। और जब आपका प्राइस हो गया 12, तो सप्लाई इंक्रीज हो गई 300। सो इट मींस हर बार प्राइस के साथ साथ सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो कर्व कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा।
क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, इसीलिए स्लोप भी आपका अपवर्ड। क्लियर? तो इस तरीके से आपको पहले सबसे पहले मीनिंग बताना है, उसके बाद हम टैबुलर प्रेजेंटेशन शो करेंगे और टैबुलर प्रेजेंटेशन की बेसिस पे हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को प्लॉट करेंगे। अब हम देखते हैं असम्पशंस क्या हैं, क्या हम अज्यूम करके हम इस लॉ को अप्लाई करते हैं, और अगर वो असम्पशंस नहीं होंगी तो पॉसिबल नहीं होगा कि लॉ ऑफ सप्लाई को आप कहीं पे भी फॉलो कर सको या अप्लाई कर सको। सो इस लॉ की असम्पशंस हैं, ये रिलेट करेंगे आपके उन सभी पॉइंट्स से जिनको हम यहाँ पे कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं हमेशा, बट हमें अज्यूम करना है कि ये चीजें कांस्टेंट हो चुकी है। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे क्या अज्यूम करके चलते हैं, दैट देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। इट मींस वो सेम लेवल पे हैं जितने में हम पहले एग्जिस्ट कर रहे थे। सेकंड, देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने की टेक्निक में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव कोई चेंज नहीं आया, इट मींस वो कांस्टेंट है। देयर इज नो चेंज इन गोल ऑफ फर्म। इट मींस फर्म अगर आपकी पहले ही प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे चल रही थी तो सेम वही फॉलो कर रही है, या वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे थी तो वो भी वही फॉलो कर रही है। इट मींस उसमें कोई चेंजेस अब नहीं होंगे। There is no change in price of related goods. Related goods का प्राइस भी आपका चेंज नहीं हो रहा है, वो भी एज इट इज है। सो इट मीन्स हम सारी चीजों को क्या मान के चल रहे हैं कि कोई भी चेंजेस कहीं पे नहीं आ रहे, सिर्फ प्राइस आपका बदल रहा है, बाकी सभी चीजें एज इट इज है। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ no change in the price of commodity in near future. It means हमें ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आने वाले 1-2 महीने में प्राइसेस में कोई ज्यादा इफेक्ट आने वाला है। सो ये सारी assumptions हैं, जब आप इन चीजों को assume कर लोगे और इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, उसी कंडीशन में ये पॉसिबल है कि लॉ ऑफ सप्लाई को अप्लाई किया जा सकता है। अदरवाइज इसका एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है और वो करेक्ट भी नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या क्या ऐसी एक्सेप्शंस हैं जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई नहीं लगता है। जैसे हमने एक्सेप्शंस पढ़ी थी लॉ ऑफ डिमांड में कि लॉ ऑफ डिमांड कुछ एरियाज में नहीं फॉलो होता, सेम उसी वे में लॉ ऑफ सप्लाई के लिए भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे इस लॉ को हम फॉलो नहीं करते। इट मींस जिस केस में प्राइस के बढ़ने पे सप्लाई बढ़ना और प्राइस के घटने पे सप्लाई का कम हो जाना, ये चीज अप्लाई नहीं होती है। वो कौन से केसेस होंगे आपके, एक्सेप्शंस। सो सबसे पहला पॉइंट जो एक्सेप्शन में आता है वो है एग्रीकल्चरल आउटपुट। एग्रीकल्चरल आउटपुट। अब एग्रीकल्चरल आउटपुट के केस में ये लॉ स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं हो सकता, बिकॉज वो किससे गवर्न्ड है, नेचुरल फैक्टर्स। हमें एग्जैक्टली बिना हार्वेस्टिंग हुए ये नहीं पता है कि नेचुरल फैक्टर्स एग्रीकल्चरल आउटपुट को किस लेवल तक होने देंगे, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्शन एकदम से कम हो जाती है, एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो अगर फॉर एग्जांपल फ्लड्स आ जाती है, फ्लड्स आने से क्या होगा, प्रोडक्शन का लेवल क्या हो गया, डिक्रीज। अब ये अनसर्टेनिटी है ना, हमें पहले भी पता था कैसा हो सकता है। इट मींस एग्रीकल्चरल आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, नेचुरल कैलेमिटीज, जिसमें से अगर फ्लड्स
प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ, प्रोडक्शन डिक्रीज होने से ऑटोमेटिकली सप्लाई कम होगी। सो इट मींस इस केस में आप इस लॉ को स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये नेचुरल चीजों पे डिपेंडेंट होता है। सेकेंड पॉइंट आता है गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन। गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन इट मींस जो चीजें आपको सोसाइटी से थोड़ा डिफरेंट दिखाती हैं या आप खुद को अलग दिखाने के लिए उन चीजों को करते हो, तो उस केस में भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। सप्लाई जो है गुड्स की सोशल डिस्टिंक्शन की चीजों में वो लिमिटेड रहती है क्योंकि उनके प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो भी एकदम से उनको ज्यादा सप्लाई नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डायमंड की, तो डायमंड की सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी जितने उसके प्राइसेस में इफेक्ट है, बिकॉज वो चीजें लिमिटेड ही अवेलेबल है और सोशल डिस्टिंक्शन का पॉइंट है। तो इस तरह की चीजों की सप्लाई बहुत ज्यादा एकदम से इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती। नेक्स्ट आती है आपकी पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होती है जो जल्दी खराब होने का डर रहता है। जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आप 1 मंथ के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते हो अपने घर पे। हम वेयर हाउसिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने घर पे इस तरह की चीजों को बहुत लंबे टाइम तक नहीं रख सकते हैं। तो कई बार सेलर के पास भी ऐसा ही ऑप्शन नहीं होता है, सो इसीलिए उसको कई बार ऐसा करना पड़ता है कि प्राइसेस कम है तो भी सप्लाई बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि उसको ये फील होता है कि चीजें खराब हो जाएं, लॉसेस ज्यादा हो, उससे अच्छा है कि एक माइनर से लॉस पे वो उन चीजों को फिनिश कर दे। सो इस केस में भी आपका जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो अप्लाई नहीं किया जा सकता। सो 3 एक्सेप्शंस हैं जिन केसेस में लॉ ऑफ सप्लाई नहीं लगता है। एग्रीकल्चरल आउटपुट बिकॉज ये नेचुरल कैलेमिटीज पर डिपेंड करता है। गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन क्योंकि ये वैसे भी सोसाइटी से आपको अलग दिखाती है, इट मींस ये बहुत ही वैल्यूएबल चीजें होती हैं, तो प्राइसेस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर होगा तो इनकी सप्लाई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाई जाती है, बिकॉज इनकी डिमांड एक लिमिट तक और एक लिमिटेड सोसाइटी ही क्रिएट करती है। पेरिशेबल गुड्स चीजें खराब हो जाती हैं, इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि सेलर को उन चीजों को सेल करना पड़ता है लो प्राइसेस पे भी, ताकि वो मिनिमम प्रॉफिट अर्न कर सके, ना कि बहुत सारा लॉस उसको हो उन चीजों से। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जिसमें हम देखेंगे मूवमेंट्स इन सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व। मूवमेंट्स इन सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व। सबसे पहले पढ़ते हैं मूवमेंट। दो केसेस हम इसमें देखेंगे। मूवमेंट में 2 चीजें आ जाती हैं आपके, एक तो आ जाएगा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में चीजों का बढ़ना, इंक्रीज होना। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? सप्लाई की। इट हम क्या पढ़ेंगे? एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, जब सप्लाई आपकी बढ़ जाती है। दूसरा केस हम यहाँ पे देखेंगे कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। जिस केस में हमारी सप्लाई क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। सो ये 2 केसेस किसका पार्ट है? मूवमेंट्स का पार्ट है। जब एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन की हम बात करते हैं तो इन दोनों ही केसेस में सिर्फ आपकी कमोडिटी का ओन प्राइस इफेक्ट होता है, या हम बोल सकते हैं ओन प्राइस का चेंज हम शो करते हैं। इट मींस अदर थिंग्स क्या हो जाएंगी यहाँ पर? अदर डिटर्मिनेंट्स आर assumed to be constant। सभी डिटर्मिनेंट्स को आप क्या अज्यूम कर लोगे यहाँ पे? कांस्टेंट, कि और कुछ नहीं बदल रहा, सिर्फ किस चीज का चेंज आ रहा है? प्राइसेस का चेंज आ रहा है, और उसी चेंज के बेसिस पे आपकी क्या बदल जाएगी? सप्लाई। या तो वो एक्सटेंशन की तरफ जाएगी या फिर वो कंट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। सो किन केसेस में कंट्रैक्शन होगा और किन केसेस में एक्सटेंशन होगी? एक ही चीज यहाँ पे चेंज हो रही है, प्राइसेस। इट मींस दोनों पे इसी का इफेक्ट आ रहा है। पहला पॉइंट देखते हैं, एक्सटेंशन की बात करते हैं। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? सप्लाई का इंक्रीज होना, बढ़ जाना। सप्लाई कब बढ़ती है? जब प्राइसेस क्या हो जाते हैं? इंक्रीज, तो सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका प्राइस हो गया 1 से 5, तो सप्लाई भी आपकी क्या हो जाएगी? 1 से 5 हो जाएगी। इट मींस दोनों चीजें एक साथ बढ़ रही है, तो हम क्या बोल सकते
अपने डिस्क्रिप्शन में, राइज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज साइन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, वो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई को शो करता है। इसी को अगर हम कर्व में शो करना चाहें तो ये आपकी क्वांटिटी सप्लाइड है जो भी आप मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये आपके प्राइसेस। और 5, अब आपका जब प्राइस 1 है तो सप्लाई कितनी है 1, सो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा ये। जब 5 प्राइस है तो सप्लाई भी कितनी होगी हमारी 5, सेकंड पॉइंट हो गया ये। इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, इसको हमने नेम दे दिया SS, इट मींस ये हमारा सप्लाई कर्व हो गया। अब सप्लाई कर्व एक्सटेंशन को शो कर रहा है, पॉइंट A से कहां तक जा रहा है, पॉइंट B तक, सो इट मींस ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, तो इसे हम यहां मेंशन कर देंगे, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। B से सप्लाई को इंक्रीज होते हुए दिखा रहा है क्योंकि आपके गुड के ऑन प्राइसेस पॉजिटिवली चेंज हो रहे हैं, तो जब चेंज होंगे तो उसके साथ साथ आपकी जो सप्लाई है वो भी क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, इट मींस बढ़ जाएगी। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अब हम इसको रिवर्स कर देंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कंट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, कंट्रैक्शन का मतलब क्या हो जाता है, सप्लाई का कम हो जाना। सप्लाई कम कब होगी, जब आपके प्राइसेस कम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम कहीं प्राइस आपका 5 से 1 पे चला गया तो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो जाएगी, या सप्लाई ऑफ एक्स भी क्या हो जाएगी, 5 से 1 पे चली जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है, दोनों एक साथ कम होंगे, दोनों एक साथ बढ़ेंगे। तो इस केस में दोनों क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। सो आपका कर्व जो होगा वही सेम पॉइंट से मैं शो करते हैं, 2, 3, 4 एंड 5, ये सभी हो गए हमारे प्राइसेस, और यहाँ पे हम दिखा देते हैं अपनी क्वांटिटी सप्लाइड। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, सेम उसी तरीके से पॉइंट बनेगा, डिफरेंस सिर्फ क्या होगा, वही दो पॉइंट से हम ज्वाइन कर देते हैं, ये हो गया हमारा SS का। सिर्फ डिफरेंस इतना हुआ कि पहले आपकी जो सप्लाई है वो कितनी थी, 5 पे 5 थी, मींस ये थी, और अब कितनी हो गई, कम हो गई, ये हो गई, इट मींस अब ये क्या हो रहा है, B से A की तरफ आ रहा है। सो सप्लाई क्या हो रही है, पहले ज्यादा थी अब डिक्रीज हो रही है, इट मींस हम क्या कहते हैं, कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। सो ये हमारा कंट्रैक्शन का पॉइंट है। जो क्या रीजन है इसका, बिकॉज ऑफ फॉल इन ऑन प्राइसेस सप्लाई आल्सो कंट्रैक्ट, सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट्स, शिफ्ट। शिफ्ट और मूवमेंट्स में मेन डिफरेंस क्या होता है, मूवमेंट के केस में प्राइसेस बदलते हैं, उसका इफेक्ट आता है आपकी सप्लाई। बट अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें हम इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई दिखाने वाले हैं, हम शिफ्ट्स को इंक्रीज और डिक्रीज भी बोल सकते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। सो इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई कर्व के केस में वो सिचुएशंस आ जाएंगी जिस केस में आपके प्राइसेस तो क्या हो जाएंगे, फिक्स, प्राइस ऑफ own price of commodity is assumed to be fixed, ये कांस्टेंट मान लिया जाएगा कि ऑन प्राइस जो है वो क्या है आपका कांस्टेंट है, और अदर फैक्टर्स जो हैं या अदर डिटर्मिनेंट्स जो आपके हैं उन सभी में से कुछ भी चेंज हो सकता है, और उन्हीं फैक्टर्स का जो इफेक्ट है वो किस पे आ रहा है, आपकी सप्लाई पे आ रहा है। सो उसे हम क्या कहते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। तो फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई, अभी हमने क्या देखा, इस केस में ऑन प्राइस क्या रहेगा, कमोडिटी का कांस्टेंट रहेगा। इट मींस जब हम यहाँ प्राइसेस की बात करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं है,
प्राइसेस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब इसके बाद भी जो आपकी सप्लाई है वो 10 से 20 होगी। इट मींस प्राइसेस तो आपके कांस्टेंट लेवल पे है पर सप्लाई आपकी क्या होगी, इंक्रीज। क्या रीजन हो सकता है, कोई भी दूसरी चीज आपकी बदल जाए। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहें कि टेक्निक बेटर होगी, तो टेक्निक बेटर होगी तो प्राइस तो एज इट इज है, बट टेक्निक बेटर होने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो जो आपका प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ये प्राइस है हमारा 10 और ये फिक्स है, ये आपकी क्वांटिटी सप्लाइड है, ये हमारी प्राइस है। अब प्राइस हमारा फिक्स है, सो पहले हमारी सप्लाई थी जिसको हम यहां से अगर डालते थे 10 देते, ये हमारा एसएस का, ये हमारी पहली सप्लाई थी। अब हम ये कह रहे हैं कि जब प्राइसेस सेम है बट सप्लाई हमारी 10 से किसमें शिफ्ट हो रही है, 20। तो इट मींस सप्लाई ए से बी पे कन्वर्ट S1। अब यहां जो चेंज है वो पॉजिटिव चेंज है, तो इस शिफ्ट को हम क्या बोल देंगे, फॉरवर्ड शिफ्ट, बिकॉज यहाँ पे बेटरमेंट हुआ है, सप्लाई इंक्रीज हुई है, तो इसे आप राइटवर्ड या फिर फॉरवर्ड शिफ्ट दोनों बोल सकते हो। क्लियर। अब इस केस में हमें कुछ चीजें अज्यूम करनी होती हैं, या इसके कुछ केसेस कॉजेस होते हैं कि किन रीजन से ये सप्लाई जो है वो चेंज हो गई। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट हो सकता है फैक्टर प्राइसेस कम हो गए हो, या फिर हो सकता है कि जो कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट आपका है जो कम्पीट कर रहा था उसके जो प्राइसेस हैं उन पे कोई इफेक्ट आया हो जिसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं। नंबर ऑफ फॉर्म्स इंक्रीज हो जाए, आने वाले टाइम में हो सकता है कि प्राइसेस गिरने वाले हैं तो हम आज ज्यादा सेल कर दें। कई बार प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का प्रॉफिट से हम कन्वर्ट के गोल सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे ले जाते हैं तो भी हम सप्लाई को इंक्रीज कर देते हैं। इट मींस बहुत सारे रीजंस हैं, बाकी सभी डिटरमिनेंट्स में से कुछ भी बदल रहा है तो आपकी ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, इंक्रीज इन सप्लाई। अब हम आ जाते हैं डिक्रीज इन सप्लाई, तो क्या चेंज आएगा उसमें। सेम वही चीज होगी, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा और आपकी जो सप्लाई है वो अब क्या हो जाएगी 10 से 5। इट मींस प्राइस आपका कांस्टेंट है, सप्लाई आपकी डिक्रीज होगी। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, हो सकता है कि हमारी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, फैक्टर्स प्राइसेस इंक्रीज हो गए, कोई भी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है उसका प्राइस इंक्रीज हो गया, नंबर ऑफ फर्म्स कम हो गई, एक्सपेक्टेड राइजेस लग रहे हैं कि आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ेगा तो अभी हम प्रोडक्शन कम कर दें या सप्लाई को कम कर दें। फर्म का गोल जो है सेल्स मैक्सिमाइजेशन से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर कन्वर्ट हो गया तो वो तभी सेल करेंगे जब प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे या प्राइस बढ़ जाएगा, या फिर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, सब्सिडीज को कम कर दिया, तो भी इस तरह के रीजंस हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सप्लाई। सो इस केस में भी आपकी जो प्राइसेस हैं वो फिक्स हैं, पहले आपकी ये सप्लाई थी फॉर एग्जांपल 10, अब हमारी सप्लाई हो गई डिक्रीज, अभी आ गई 5। सो इट मींस अब हम किस पे आ गए, ए से बी, कौन सी शिफ्ट आ गई है, आपका जो एस कर्व है वो S1 पे बैकवर्ड शिफ्ट इसको बोलेंगे, बिकॉज इस केस में आपको लॉसेस हो रहे हैं, सो बैकवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी आपकी सप्लाई पर। सो ये दो तरह के चेंजेस होते हैं हमारे शिफ्ट्स में, इंक्रीज और डिक्रीज भी बोल सकते हो आप उसको। और मूवमेंट्स में कौन से दो पॉइंट्स आएंगे आपके, एक्सट्रैक्शन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड।